हेलो स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने पढ़ा था कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है और बीजांड की संरचना कैसी होती है। तो बीजांड की संरचना में अपन ने पढ़ा था कि बीजांड को संरचना के आधार पे अपन कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में। तो कितने प्रकार का हो गया बीजांड? 6 प्रकार। तो 6 प्रकार का बीजांड कौन कौन सा है, किस प्रकार से बीजांड की संरचना के अंदर निभाग है, बीजांड वृंत है और बीजांड द्वार है। इनकी स्थिति के आधार पर अपन बीजांड को 6 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो 6 भाग कौन कौन से हैं? ऋजु बीजांड, प्रति बीजांड, अर्ध प्रति बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड। कितने प्रकार के हो गए? तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस प्रकार से बीजांड की स्थिति होती है और इसके एग्जांपल्स क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऋजु बीजांड क्या होता है। क्या है ऋजु बीजांड? तो ऋजु बीजांड के अंदर क्या है कि बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, यानी ये बीजांड द्वार और ये बीजांड वृंत जो है और निभाग, ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो अगर बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और निभाग तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस प्रकार के बीजांड को कौन सा बीजांड कहा जाएगा? ऋजु बीजांड कहा जाएगा। क्लियर? तो ऋजु बीजांड किसे कहेंगे कि ऐसा बीजांड जिसके अंदर बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत ये तीनों एक सीधी रेखा में अगर व्यवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं तो इस प्रकार के बीजांड को कौन सा बीजांड कहा जाता है? ऋजु बीजांड कहा जाता है। एग्जाम्पल होगा इसका पाई पेरिसी कुल के पादप। कौन से पादप? पाई पेरिसी कुल के पादप। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है अपना प्रति बीजांड। तो प्रति बीजांड किसे कहेंगे कि इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि बीजांड 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। कितने डिग्री के कोण पे घूम जाएगा? 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है। तो जब बीजांड 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है जिसके कारण से बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ये बीजांड द्वार हो गया, ये निभाग हो गया। तो निभाग और बीजांड द्वार दोनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इसको कौन सा बीजांड कहा जाता है? प्रति बीजांड कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीजांड कितने डिग्री के ऊपर घूम गया? 180 डिग्री के कोण पे घूम गया। तो जब बीजांड 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है तो बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं जिसे कौन सा बीजांड कहा जाता है? प्रति बीजांड कहा जाता है। और आवर्तबीजी पादपों के लगभग 82% पादपों में कौन सा बीजांड पाया जाता है? प्रति बीजांड पाया जाता है। तो अगर आपने क्वेश्चन आए कि आवर्तबीजी पादपों में अधिकांश बीजांड का प्रकार होता है तो आवर्तबीजी पादपों में अधिकांश बीजांड का प्रकार कौन सा होगा? प्रति बीजांड होगा। क्योंकि आवर्तबीजों के लगभग कितने परसेंट पादपों में पाया जाता है? 82% पादपों के कुलों के अंदर प्रति बीजांड पाया जाता है। क्लियर? तीसरा बीजांड इसमें अर्ध प्रति बीजांड। तो अर्ध प्रति बीजांड कौन सा होता है? अर्ध प्रति बीजांड कि बीजांड द्वार, निभाग दोनों कैसे होते हैं? क्षैतिज होते हैं। यानी बीजांड द्वार और निभाग तो दोनों कैसे हो गए? क्षैतिज। ये बीजांड द्वार और ये निभाग, तो ये दोनों तो कैसे हो गए? ये दोनों तो कौन सी स्थिति में होते हैं? क्षैतिज स्थिति में। जबकि बीजांड वृंत इनके समकोण पर स्थित होता है। दोबारा ध्यान देना कि ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड द्वार और निभाग ये तो दोनों कैसे हो गए? क्षैतिज स्थिति में हो गए। लेकिन बीजांड वृंत कौन सी स्थिति में है? समकोण पे स्थित है। तो इस प्रकार के बीजांड को कौन सा बीजांड कहा जाता है? अर्ध प्रति बीजांड कहा जाता है। कौन सा बीजांड कहा जाएगा? अर्ध प्रति बीजांड। और ऐसे बीजांड कौन से पादपों में पाए जाते हैं? रेनन कुलेसी कुल के पादपों में पाए जाते हैं। क्लियर? इसके बाद में चौथा बीजांड का प्रकार अपना वक्र बीजांड। तो देखो वक्र बीजांड क्या होता है कि बीजांड काय और भ्रूणकोश घूमकर एक घोड़े के नाल के समान संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि घोड़े के नाल के समान संरचना वाला बीजांड कौन सा होता है? तो वक्र बीजांड होता है। एग्जाम्पल क्या है कि कुर्सीपेरी और लेग्युमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं तो कुर्सीपेरी और लेग्युमिनेसी कुल के पादपों के अंदर किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? वक्र बीजांड पाया जाता है। क्लियर? तो वक्र बीजांड क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि इसमें बीजांड काय और भ्रूणकोश दोनों घूमकर घोड़े की नाल के समान संरचना का क्या कर लिया? इसने निर्माण कर लिया। तो घोड़े की नाल के समान संरचना का निर्माण किया तो वक्र बीजांड का एग्जांपल हो गया इसका कुर्सीपेरिया लेग्युमिनेसी कुल के पादप। पांचवा इसमें अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ बीजांड कौन सा होता है
कि ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड काय, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंश से कैसे होते हैं 90 डिग्री से, जिससे भ्रूणपोष क्या हो जाता है मुड़ जाता है। यानी बीजांड काय और बीजांड द्वार और निभाग ये तीनों कौन कौन, बीजांड काय, ठीक है, बीजांड काय, बीजांड द्वार और ये निभाग, तीनों बीजांड व्रंश से कितने डिग्री के कोण पे होते हैं व्यवस्थित, 90 डिग्री के कोण पे व्यवस्थित होते हैं। तो ये तीनों 90 डिग्री के कोण पे व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे भ्रूणकोश कैसा हो जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा। तो ऐसे को कौन सा बीजांड कहा जाएगा, अनुप्रस्थ बीजांड कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं एलिस वेसिकुल के पादपों में, क्लियर। और लास्ट इसमें कुंडलित बीजांड। तो देखो कुंडलित बीजांड कौन सा होता है कि बीजांड व्रंथ क्या हो जाएगा, इसमें लंबा हो जाएगा और ये बीजांड व्रंथ लंबा होकर 380 डिग्री के कोण पे घूम जाता है। कितनी डिग्री के कोण पे घूम जाएगा, 380 डिग्री के कोण पे घूम जाएगा, जिससे ये क्या करता है कि बीजांड को चारों ओर से क्या कर लेगा, घेर लेगा। और ऐसा जो बीजांड होता है कौन से पादपों में पाया जाता है, कैक्टेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। कौन से कुल के पादपों में, कैक्टेसी। तो इस प्रकार से बीजांड की संरचना के आधार पर अपन बीजांड को कितने भागों में विभाजित करते हैं, 6 भागों में विभाजित करते हैं। तो मेनली आपने को विशेष एक तो याद रखना है प्रति बीजांड, कि प्रति बीजांड क्यों, क्योंकि 80% आउटपीजी पादपों में कौन सा बीजांड पाया जा रहा है, प्रति बीजांड पाया जा रहा है। तो क्वेश्चन बनता है अपना कि प्रति बीजांड की अधिकांश आउटपीजी पादपों में बीजांड का प्रकार होता है, तो प्रति। एक दूसरा कि घोड़े के नाल के समान बीजांड पाया जाता है। कौन सा बीजांड पाया जाता है, तो इसमें कौन सा होता है, वक्र बीजांड घोड़े के नाल के समान। और एक कि ऐसा बीजांड जिसमें बीजांड व्रंथ बीजांड को पूर्ण रूप से घेर लेता है, तो वो कौन सा कहलाता है, कुंडलित बीजांड कहलाता है। क्लियर। तो इनके नाम और इनके एग्जांपल तो दोबारा एक बार रिपीट करवा देता हूं, साथ साथ रिपीट कर दो तो आसान रहेगा याद करने में। कि ऋजु बीजांड, इसमें बीजांड द्वार, बीजांड व्रंथ और निभाग तीनों कैसे होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। और कौन से पाद में पाया जाता है, पाइपेरेसी कुल के पाद में पाया जाता है। प्रति बीजांड कि बीजांड इसमें 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है, जिसके कारण से बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और 82% आउटपीजी पादपों के अंदर कौन सा बीजांड पाया जाता है, प्रति बीजांड। अर्ध प्रति बीजांड किसे कहेंगे कि बीजांड द्वार निभाग तो होते हैं क्षैतिज में, जबकि बीजांड व्रंथ इनके किसके ऊपर होता है, समकोण के ऊपर होता है। और ये बीजांड पाया जाता है रेनन प्लेसिकुल के पादपों में। नेक्स्ट इसमें वक्र बीजांड। वक्र बीजांड के इसमें बीजांड काय और भ्रूणकोश किसके समान हो जाते हैं, घोड़े की नाल समान संरचना का निर्माण करते हैं, तो कौन सा बीजांड कहलाता है, वक्र बीजांड कहलाता है। यह पाया जाता है कुर्सीफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में। नेक्स्ट इसमें अनुप्रस्थ बीजांड कि बीजांड काय और बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंथ ये क्या करते हैं कि बीजांड व्रंथ से 90 डिग्री कोण पर घूम जाते हैं, जिससे भ्रूणकोश कैसा हो जाता है, मुड़ जाता है। कौन से पादपों में पाया जाता है, एलिस वेसिकुल के पादपों में। और लास्ट है कुंडलित बीजांड कि इसमें क्या होता है कि बीजांड व्रंथ 360 डिग्री के कोण पर घूमकर बीजांड को पूर्ण रूप से चारों ओर से क्या कर लेता है, घेर लेता है। और ये कौन से पादपों में पाया जाता है, कैक्टेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने बीजांड कितने प्रकार का हो गया, 6 प्रकार का हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं मादा हिमोग्लोबिन का परिवर्तन। देखिए मादा हिमोग्लोबिन का परिवर्तन कैसे होता है। तो एक बार देख जाइए, आपने पढ़ा था गुरु बीजाणु जन्म। देखो गुरु बीजाणु जन्म में क्या होता है, गुरु बीजाणु जन्म, गुरु बीजाणु जन्म कहते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा गुरु बीजाणु निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जन्म कहते हैं। तो ये मान लो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। कौन सी कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो दो कोशिकाएं बन गई, फिर 4 कोशिकाएं, गुरु बीजाणु चतुष्क बन जाता है। ठीक है, अब गुरु बीजाणु चतुष्क बन गया।
अब गुरु बीजाणु चतुष्क बनने के पश्चात अब इससे मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कैसे होता है, तो आप ध्यान देना, अपने लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण पढ़ा था। तो उसमें अपने ये पढ़ा था कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से केवल एक ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कैसे होता है कि जब चतुष्क का निर्माण हो गया, तो चतुष्क का निर्माण होने के पश्चात ऊपर के जो बीजाणु द्वार वाले भाग की ओर की जो 3 कोशिकाएं होती है वो तो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो बीजाणु द्वार वाले भाग की ऊपर की 3 कोशिकाएं क्या हो गई, नष्ट हो गई, और निभाग भाग की एक कोशिका बचती है। कौन से भाग की कोशिका बचती है, निभाग भाग की। तो निभाग भाग वाली जो एक कोशिका होती है, इस कोशिका से किसका परिवर्तन होता है, मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कैसे होता है, तो ध्यान देना, देखिए जब लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हुआ था तो ऊपर की 3 कोशिकाएं क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। आधार भाग वाले निभाग भाग की वाली जो कोशिका है, इस कोशिका में होता है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा एक से कितनी कोशिकाएं बन जाती है, 2 कोशिकाएं बनती है। फिर समसूत्री विभाजन होगा और 2 से कितनी कोशिकाएं बन जाती है, 4 कोशिकाएं बन जाती है। क्लियर? तो 2 से कितनी कोशिका बन गई, 4 कोशिका। फिर कोशिका विभाजन होगा और 4 से कितनी कोशिका बन जाएगी, सॉरी ध्यान देना, मादा युग्मकोद्भिद पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि गुरु बीजाणु जो मातृ कोशिका है, इसमें समसूत्री विभाजन होगा और 2 ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण होगा। एक ही कोशिका के अंदर क्या बन जाएंगे, 2 ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण हो गया, 2 ध्रुवीय केंद्रक बन गए। फिर समसूत्री विभाजन होगा और 2 से कितने केंद्रक बन जाएंगे, 4 ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। कितने का, 4 ध्रुवीय केंद्र का। फिर 4 से कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा कितने केंद्रक बन जाएंगे, 8 ध्रुवीय केंद्रक बन जाएंगे। क्लियर? जब 8 केंद्र की संरचना का निर्माण हो जाता है, तो 8 ध्रुवीय केंद्र की संरचना का निर्माण होने के पश्चात ध्रुवों का एक एक केंद्र कहा जाता है, मध्य भाग में आ जाता है। ये ध्रुवों का एक एक केंद्र कहां गया, मध्य भाग में आ गया। क्लियर? अब इसके पश्चात क्या होता है कि ये केंद्रक सहगुणित होकर, ध्रुवीय केंद्रक सहगुणित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जबकि ये जो ध्रुवीय केंद्रक है, ये अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य को एकत्रित करके कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, और सारे केंद्रक अलग अलग कोशिका का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, जिससे तो इस तरह से क्या होता है, दोबारा ध्यान देना कि जब लघु बीजाणु गुरु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया के द्वारा गुरु बीजाणु चतुष्क बना, चतुष्क में ऊपर की 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई, निभाग भाग वाली जो कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा
एक कोशिका से दो ध्रुवीय केंद्रीय कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर समसूत्री विभाजन होगा और दो से कितनी कोशिका, चार केंद्रीय कोशिका का, ध्रुवीय केंद्रीय की कोशिका का क्या हो जाएगा, निर्माण। चार से कितनी, 8 ध्रुवीय केंद्रीय की कोशिका का क्या हो गया, निर्माण। जब 8 ध्रुवीय केंद्रीय कोशिका का निर्माण हो गया तो उसके पश्चात क्या होता है कि ध्रुव का एक एक केंद्र किसमें आ जाएगा, मध्य भाग में आ जाएगा। तो ध्रुव का एक एक केंद्र कौन से भाग में आ गया, मध्य भाग में आ गया। तो ध्रुव का एक एक केंद्र मध्य भाग में आने के पश्चात क्या करते हैं कि ये केंद्र कौन से, ध्रुवीय केंद्र जो मध्य भाग में आए थे, ये दोनों कैसे हो जाते हैं, सगुणित हो जाते हैं और सगुणित होकर दोनों एक कोशिका का निर्माण करते हैं। तो एक कोशिका का निर्माण ये करेंगे, जबकि जो ध्रुवीय केंद्र होते हैं उसमें बीजांड द्वार वाले भाग के जो केंद्र होते हैं, इसमें एक तो अंड कोशिका बनती है, दो कौन सी कोशिकाएं बनती है, सहायक कोशिकाएं। जबकि निभाग भाग वाले जो केंद्र होते हैं ये भी अपने चारों कोशिका द्रव्य का निर्माण करते हुए कोशिका भित्ति का निर्माण करेंगे और 3 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। तो निभाग भाग वाली जो कोशिकाएं बनती है इसको तो अपन कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो 3 कोशिकाएं बनती है। जबकि बीजांड द्वार वाले भाग की ओर जो कोशिकाएं बनती है इसमें 2 तो होती है सहायक कोशिका और इन सहायक कोशिका में होता है तंतुरूपी समुच्चय और इन तंतुरूपी समुच्चय का कार्य होता है, क्या पाए जाते हैं इनमें, तंतुरूपी समुच्चय पाए जाते हैं। और इन तंतुरूपी समुच्चय का कार्य होता है जब पराग नलिका का निर्माण होता है परागकणों से और ये पराग नलिका किसमें प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। तो बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात इस पराग नलिका के द्वारा जब आगे की ओर भ्रूणकोश की ओर ये जाएगी तो वहां ये प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या करती है, इनका कार्य होता है कि इनमें पाए जाने वाले तंतुरूपी समुच्चय इसको आगे की ओर दिशा निर्देशित करती है, किसका, पराग नलिका को, जिसके कारण से आगे की ओर पराग नलिका का स्फुटन होता है और 2 नर युग्मक क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जिसमें एक नर युग्मक तो द्विध्रुवीय केंद्र कोशिका से सलित होता है और एक अंड कोशिका से सलित होता है। इससे भ्रूण बनता है, इससे क्या बनता है, भ्रूण पोष बनता है। ठीक है, तो इस तरह से एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की संरचना। अब ध्यान देना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 या 3 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना का निर्माण होता है, स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर है, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि कैसे। तो इसमें सिंपल सा अपन डायग्राम बनाएंगे, कैसे इसकी थ्योरी लिखेंगे कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा जब लघु बीजाणु चतुष्क बना था तो लघु बीजाणु चतुष्क बनने के पश्चात क्या ध्रुव के यानी ऊपर के 3 केंद्र कोशिकाएं नष्ट हो गई थी और एक कोशिका बची थी। ठीक है, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा और 2 ध्रुवीय केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8। 8 का निर्माण होने के पश्चात ध्रुव का एक एक केंद्र क्या हो गया, मध्य में आ गया। इसके पश्चात क्या करते हैं कि जो द्विध्रुवीय केंद्रक है वो सगुणित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जबकि ध्रुवीय जो केंद्रक होते हैं वो अपने चारों कोशिका भित्ति का निर्माण करके अलग अलग कोशिकाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस तरह से द्विध्रुवीय केंद्रक तो 2 है लेकिन ये कोशिका कितनी बना रहे हैं, एक ही बना रहे हैं। तो इस कारण से केंद्रक तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक तो पूरे 8 होंगे लेकिन कोशिकाएं कितनी रहेगी, 7 ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि ध्रुव का जो एक ही केंद्रक बीच में आया था ना, ये बीच वाले केंद्रक सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका का ही क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक कोशिका ही बना रहे हैं, जिसके कारण से कोशिका कितनी रहेगी, 7 ही रहेगी और केंद्र कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है तो इसमें केंद्रक तो होते हैं 8 और कोशिका होती है 7। तो इस तरह से आप आराम से बता सकते हो कि एक परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद की संरचना के अंदर 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। तो ये अपन ने निर्माण किसका किया, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किया। अब मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में आपको पता होगा कि इसमें जो 6 कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी 6 कोशिकाएं, 2 तो
सहायक कोशिकाएं, एक आपकी अंड कोशिका और 3 कौन सी, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये सारी की सारी कोशिकाएं कैसी होती है, अगुणित होती है। कैसी होगी, अगुणित, यानी एन होगी। जबकि द्विध्रुव केंद्रक कोशिका, केंद्रक कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है, यानी 2n। तो समझ गए क्यों होती है, क्योंकि ये सारी की सारी कोशिका में एक केंद्रक था तो अगुणित थी, इसमें 2 केंद्रक मिले थे, जिसके कारण से कैसे कोशिका कैसी होगी भाई, दूरी के 2 केंद्रक आए थे ना, n और n, तो दोनों मिलकर 2n। तो द्विगुणित कोशिका का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन भी अगर आप कहे कि निम्न में से द्विगुणित कोशिका है, अगुणित कोशिका, ऑप्शन में अगर आपको मान लो चारों मिले कि निम्न में से द्विगुणित कोशिका है, साई कोशिका, अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, द्विध्रुव केंद्र कोशिका, तो आप किसको बताओगे, द्विध्रुव केंद्र कोशिका। या यूं आ जाए कि निम्न में से अगुणित कोशिका नहीं है, या तो अगुणित कोशिका नहीं है देके पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि द्विगुणित कोशिका है, तो दोनों में ऑप्शन कौन सा होगा आपका, द्विध्रुव केंद्र कोशिका, क्योंकि यही कोशिका कैसी है, द्विगुणित है, जो भ्रूणकोश में बन रही है। बाकी तीनों कोशिकाएं कैसी है, अगुणित है। क्लियर। अगर आपको यूं पूछ ले कि निम्न में से कौन सी कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण करती है, तो देखो भ्रूणपोष का निर्माण करने वाली जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका है, द्विध्रुव केंद्र कोशिका। द्विध्रुव केंद्र कोशिका किसका निर्माण करती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है। तो और अगर आपको ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सी कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है, तो सिंपल से है कि भ्रूण का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी होगी, अंड कोशिका होगी। या यूं पूछ ले कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं पराग नलिका को आगे की ओर दिशा निर्देशित करती है, तो कौन सी कोशिकाएं पराग नलिका को आगे की ओर दिशा निर्देशित करेगी, सहायक कोशिका पराग नलिका को आगे की ओर क्या करती है, दिशा निर्देशित करती है। या यूं पूछ ले कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सर्वप्रथम नष्ट होती है, तो कौन सी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाती है, फिर नष्ट हो जाती है जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो निषेचन की क्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एक इसमें है कि सामान्यतः जो बीजांड था, तो बीजांड की संरचना के अंदर 2 अध्यावरण होते हैं, लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जैसे लीची वगैरह, तो इनमें क्या होता है कि 2 की जगह 3 अध्यावरण पाया जाता है। तो वे पादप जिनके बीजांड में 2 के स्थान पे 3 अध्यावरण पाए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है त्रि-अध्यावरणी बीजांड वाले पादप। तो त्रि-अध्यावरणी बीजांड वाले पादप, तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका, लीची। क्या कहलाता है, लीची कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये अपने मादा युग्मोद्भिद का निर्माण हो गया। नेक्स्ट, अब आपने नर युग्मोद्भिद भी पढ़ लिया और मादा युग्मोद्भिद भी पढ़ लिया कि नर युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे हुआ और मादा युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे हुआ। और नर और मादा युग्मकों के निर्माण होने के पश्चात इनमें निषेचन कैसे हो, तो निषेचन से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा परागण, कि परागण किस प्रकार से किसके ऊपर जाते हैं, वर्तिकाग्र के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे परागण। परागण क्या होता है।